नमस्कार बच्चों, क्लास 7th सामाजिक एवं राजनीति विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं बेटा एनसीईआरटी की बुक सामाजिक एवं राजनीति विज्ञान की चैप्टर नंबर 1 समानता। इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट हमारा हो चुका था पहले वाली क्लास में। आज हम सेकेंड पार्ट लेंगे। फर्स्ट पार्ट में बेटा हम पढ़ चुके थे कि किस तरीके से कांता और सुजाता के बीच में वार्ता चल रही थी कि सुबह की लाइन में जब कांता खड़ी थी तब उसे यूँ फील हुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ कि हम सब एक हैं, पूरे भारतवासी एक है, सभी को समान नागरिकता प्राप्त है। जब वो वोट देने वाली लाइन में खड़ी थी, क्योंकि उसमें किसी तरह का जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था, सभी एक लाइन में खड़े थे। लेकिन शाम होते होते फिर उसके दिन की समाप्ति एक लाइन से होती है, और वह लाइन अस्पताल में मरीज़ों की लाइन थी। और वह मरीज़ों की लाइन को जब उसने देखा कि इसमें सारे के सारे मरीज़ गरीब हैं, तब उसे मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि नहीं, हम भारतीयों को समान नागरिकता नहीं प्राप्त है। इस अस्पताल की जो लाइन बनी हुई है वो पूरी गरीबों की लाइन है। तो ऐसा क्यों? अमीर लोग निजी अस्पताल में अपना इलाज करवाते हैं और गरीब लोग सरकारी अस्पताल में इलाज करवाते हैं। तो सरकारी अस्पताल में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है और निजी अस्पताल में इतनी अच्छी व्यवस्था क्यों है कि हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाते? तो इस तरीके की शंका के साथ में उसका दिन समाप्त होता है। तो बहुत तरह की बेटा असमानताएं भारतीयों के बीच में होती हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी असमानताएं होती हैं। चलते हैं पाठ की तरफ। जो कल हमने जो क्लास जहाँ छोड़ी थी, आज हम उसी के आगे से लेंगे कि अन्य प्रकार की असमानताएं होती है। कांता उन बहुत से लोगों में से एक थी जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त हैं, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां सम्मान से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। 2 कहानियाँ पढ़ेंगे बेटा, जिससे हम पता करेंगे कि किस तरीके से असमानताएं भारत में व्याप्त हैं। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं को ऊपर प्रकाश डालती हैं। अब देखते हैं कौन सी स्टोरी है वो। पहले तो बेटा हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आती हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी कि वर चाहिए, वधू चाहिए, जो मैरिटल स्टेटस के अंतर्गत आती है। तो उसमें देखिए, तो इसमें स्पेशली नाम लिखकर और नाम के आगे क्षत्रिय लगा दिया गया, यानी कि यहाँ जाति बताई जा रही है उसको कि मैं ये जाति की हूँ और मुझे लड़का भी इसी तरह का ब्राह्मण लड़का चाहिए, यानी कि ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है बेटा। तो और नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में देखिए, इसके भी नाम के पीछे इसका क्षत्रिय राजपूत लगा दिया गया है, ताकि ये बताया जा रहा है कि हम इस जाति के हैं और हमें ये जाति के लड़की की आवश्यकता है। नेक्स्ट है बेटा, ये देखिए जिस तरीके से कि यहाँ पे भी स्पेशली लिखा गया है कि अग्रवाल कन्या के लिए स्वजातीय मैचिंग, स्वजाति यानी उसी जाति का मैचिंग वर चाहिए। ठीक है, तो कहने मतलब कहीं ना कहीं हम यूँ सोचते थे बेटा कि जो गांव के अन्य पढ़े लिखे लोग जो नहीं होते हैं, उन लोगों के बीच में इस तरह की मीन मेंटेलिटी होती है, जातिवाद को बढ़ावा देने वाली, कि तू अच्छी जाति का है, मैं बुरी जाति का हूँ, इस तरीके का उनके साथ भेदभाव किया जाता था। लेकिन यहाँ जो दिखा जा रहा है कि वो इस तरीके की पढ़ाई कर रखा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला है, कंप्यूटर साइंस वाला है, बायोटेक कर रखा है, इतनी अच्छे स्तर की पढ़ाई करने के बावजूद भी अपने लिए सेम स्वजातीय वर या वधू चाहिए, इस तरीके की जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग, जो बिना पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं, वो ये जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, पढ़े लिखे लोग भी जातिवाद को यहाँ बढ़ावा दे रहे हैं। इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमने ये पता किया है। अब चलते हैं वो कौन सी 2 कहानियाँ हैं जिनसे हमें पता चले कि किस तरीके से भारत में जातिवाद को बढ़ावा दिया गया है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक जातिगत व्यवस्था है। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद आपको छोटी आयु में ही हो जाता है।
यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात पे विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार के वैवाहिक विज्ञापन कॉलम को देखिए तो अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट में जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीयों के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है ये इसमें बताया गया है। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। आइए अब एक इस कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन दलित बच्चे की एक कहानी पढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूं दलित शब्द होता क्या है। ठीक है, तो दलित शब्द के बारे में आप पढ़ रहे हैं कि दलित शब्द एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब स्वयं अपने आप को वो दलित बताते हैं। जो गांवों के लोग और शहरों के लोग जिन जातियों को नीची समझते हैं, जिनके साथ उठना बैठना उनको पसंद नहीं होता है, वो जाति को वो दलित बताते हैं। और वो लोग भी जो दलित होते हैं वो स्वयं को दलित के नाम से संबोधित करते हैं। दलित शब्द का मेन अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। ठीक है, इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित ये संकेत करते हैं कि हमारे साथ किस प्रकार का भेदभाव होता आया है और होता आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं कहानी की तरफ। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 1913 यानी कि उनका जन्म 1950 में हुआ था, उनकी मृत्यु 2013 में हुई थी। एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। दलित यानी कि नीचे वर्ग के लेखक हैं। नीची जाति बेटा ये नीची और ऊंची वैसे कुछ नहीं होता है, लेकिन परंपराओं के अंतर्गत इन जातियों को नीची और ऊंची भागों में बांटा गया है, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र जाति जो होती है उसे हम दलित मानते हैं, हम नहीं मानते, लोग मानते हैं बेटा। उनकी द्वारा लिखी गई अपनी एक आत्मकथा झूठर है, जिनमें उन्होंने लिखा है कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी, यानी कि उनको बेटा ज़मीन के ऊपर बिना चटाई बिछाए उनको दरवाजे के पास दूर बिठाया जाता था, अन्य बच्चों के साथ में नहीं बिठाया जाता था। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस कारण कि वो एक दलित बच्चा था। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर भी धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर दी जाती थी। जब वे कक्षा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से भी कई गुना बड़ा। समझ में आया? बहुत बड़ा मैदान था जिसमें प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश को झाड़ू लगाने के लिए कहा। क्यों कहा? सिर्फ और सिर्फ इस कारण कहा कि वह जाति से एक दलित वर्ग का बच्चा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लग जाती थी। धूल से चेहरा, सिर अट गया था, मुंह के भीतर भी धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा के बाकी बच्चे तो पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे, लेकिन निगाह उनकी मुझ पर टिकी हुई थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों और की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर ये तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही। यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। समझ में आ गया? यह रोज़ चलता रहा सिलसिला। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि ओम प्रकाश के पिताजी वहाँ से न गुज़रे। एक दिन जब उनका वहाँ से गुज़रना हुआ और उनके पिताजी ने जब ओम प्रकाश के हाथ में झाड़ू देखा तो उन्होंने शिक्षकों को साहसपूर्ण सामना किया और ओम प्रकाश के हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो नहीं, यो यहीं पड़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं इसके अलावा भी अनेक आवेंगे पढ़ने को। समझ में आ गया?
जब ओम प्रकाश को झाड़ू लगाते हुए उनके पिताजी ने देखा तो उनके गुस्से का कोई सीमा नहीं थी, उन्हें गुस्सा आ रहा था। वे गुस्से से मास्टर जी से लड़ने लगे, लेकिन तब उन्होंने अपने ऊंचे स्वर में तेज रोश के साथ में कहा कि आप मास्टर हो इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, बट आप ये मत समझिएगा कि मैं आपसे डर के मारे यहाँ से जा रहा हूँ। ये तो इसी मदरसे में पढ़ेगा और इसके जैसे जैसे और भी बहुत सारे दलित बच्चे भी इस मदरसे में पढ़ने आएंगे, लेकिन उनके साथ इस तरीके का बर्ताव आप नहीं करेंगे। ऐसी धमकी देते हुए ओम प्रकाश के पिताजी ओम प्रकाश को हाथ पकड़ते हुए लेकर चले गए। ठीक है, आपने बेटा आपको ये स्टोरी समझ में आ चुकी होगी और आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से ओम प्रकाश के साथ में भेदभाव, जातिगत भेदभाव किया गया। अब चलते एक बार दूसरी स्टोरी की तरफ, फिर हम इसका पूरा संक्षिप्त समरी निकालेंगे। दूसरी कहानी क्या है बेटा, देखते हैं कि एक ऐसी ही घटना एक और आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी। अभी तक हमने जो पढ़ी थी वो एक गांव की घटना थी, तो हम मान सकते हैं कि गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, इस वजह से वो लोग इस तरह की जातिगत भेदभाव करते हैं। बट अब ये जो घटना है ये एक शहर की है और शहर में रहने वाले लोग भी इस तरीके की घटना करें, ये शोभा नहीं देता। देखते हैं इस स्टोरी में क्या बताया गया है। बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी जी की है, जो शहर में किराए का एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई भी समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकान के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उनकी बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस में ही मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे वही बहाना दोहराया गया। समझ में आ गया? पहली मकान मालकिन ने जिस तरीके का बहाना बताया वो बहाना दूसरे और तीसरे मकानों वालों ने भी दोहराया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या आप अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे? अंसारी दंपति ऐसा करने में इच्छुक नहीं थे। श्रीमती कुमार रखना इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। तो देखिए बेटा, मानवीय गरिमा का मूल्य। जब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस सिर्फ और सिर्फ इस कारण से होता है कि उनका जन्म किस जाति में, लिंग या धर्म में हुआ है, वे उच्च वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानताओं का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ था। समझ में आया? ओम प्रकाश को झाड़ू लगाने के लिए कहा गया तो वो इस कारण से कहा गया बेटा कि वो जाति से एक दलित वर्ग का बच्चा था, और अंसारी परिवार को मकान न मिलने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि वह एक मुस्लिम परिवार था। और लोगों के मन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भी बड़ा भेदभाव है, तो उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला जातिगत भेदभाव भी है। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कमतर हैं।
बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया, क्योंकि उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया, तब उनके सम्मान को चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया, तब उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची। और ऐसा करने से उनका मन रोक लिया उन्होंने, और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और गरिमा के हकदार हैं जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? इन दोनों स्टोरी से आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से जातिगत भेदभाव हमारे इस भारतवर्ष में फैला हुआ है, और फिर भी नाम का कहा जाता है कि सभी एक समान के नागरिक हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। अगली क्लास से हम अगला टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे, भारतीय लोकतंत्र में समानता। ठीक है।